Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and my channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of cell biology, I will deliver my talk on microbodies. आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म काय है, सूक्ष्म पिंड है, जिनको माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं, उस पर फोकस रखते हुए आज का मैं व्याख्यान आपसे शेयर करूंगा। अब क्वेश्चन है कि माइक्रोबॉडीज़ क्या है। माइक्रोबॉडीज़ नाम से स्पष्ट है। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, बॉडीज मीन्स पिंड, यानी कोशिकाओं में पाई जाने वाली ऐसी रचनाएं जो बहुत सूक्ष्म आकार की होती है और जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ऐसी रचनाएं माइक्रोबॉडीज़ के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जे रॉडिन। इन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं में माइक्रोबॉडीज़ को डिटेक्ट किया था। जे रॉडिन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर द माइक्रोबॉडीज़ प्रेजेंट इन ए सेल। अब ये माइक्रोबॉडीज जो होती है, इसमें क्या है कि कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं, पेरोक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, और जिस तरह के एंजाइम होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन रचनाओं की नॉमेनक्लेचर भी होती है, टर्मिनोलॉजी भी होती है। तो जनरल व्यू में यदि देखें तो एक सिंपल सेल में, एक टिपिकल सेल में, एक वेल डेवलप्ड सेल में 5 प्रकार की माइक्रोबॉडीज़ पाई जा सकती है। इसमें कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो केवल प्लांट सेल्स में होती है। तो कोशिकाओं के अंदर कुल मिला के 5 तरह की माइक्रोबॉडीज़ है वो अब तक ऑब्जर्व की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोबॉडी जो है ये है लाइसोसोम। इसके अलावा पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम, और क्लेथरीन बॉडीज या क्लेथरीन वेसाइकल्स। तो कुल मिला के 5 तरह के सूक्ष्म रचनाएं एक कोशिका के अंदर पाई जाती है। इन सभी पे फोकस रखते हुए मैं ये व्याख्यान डिलीवर करूंगा, लेकिन पांचों का डिस्क्रिप्शन चूँकि ये लंबा होगा, लगभग 2 घंटे का व्याख्यान है, इसलिए आज के व्याख्यान में केवल लाइसोसोम पे मैं चर्चा करूंगा। और इसकी जो कंटिन्यूस में जो सेकंड जो व्याख्यान बनेगा उसके अंदर बची हुई जो 4 बॉडीज़ है, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम और क्लेथरीन बॉडीज़, उस पर मैं ये फोकस करूंगा। सो टुडे आई विल फोकस माई टॉक ऑन लाइसोसोम। अब ये जो रचनाएं हैं इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं। जैसे लाइसोसोम है, इसमें मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाएंगे। पेरोक्सीसोम जो है इसके अंदर पेरोक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम जो होती है इसमें ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल के रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लेथरीन वेसाइकल जो होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्लेथरीन बॉडीज़, क्लेथरीन प्रोटीन्स जो है वो पाए जाते हैं। एक तरह की कॉटेड वेसाइकल्स हैं। तो अलग अलग एंजाइम्स की प्रेजेंस के कारण इनकी नॉमेनक्लेचर है। अब लाइसोसोम को कोशिकाओं में सबसे पहले डी डवे ने देखा था, और लाइसोसोम शब्द जो है ये डी डवे ने दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी डवे ऑब्जर्व्ड द लाइसोसोम इन ए सेल एंड ही ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म लाइसोसोम। इसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है, ये नोविकोव नामक साइंटिस्ट ने दी थी। नोविकोव प्रपोज्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ लाइसोसोम। तो ये तो इसका मेन हिस्टोरिकल पार्ट हो गया। अब इसकी शेप और साइज जो है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करता रहूँगा। जैसे इसकी आकृति कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, शेप एंड साइज।
तो लाइसोसोम जो है बहुत ही बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर में मेनली दो ही पार्ट है। जैसे ये मान लीजिए लाइसोसोम है सपोज, तो एक तो इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, और एक इस लाइसोसोम में भरे जो एंजाइम्स हैं जिसको डेंस ग्रेनुलर सब्सटेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंस ग्रेनुलर सब्सटेंस, जो कि मेनली एंजाइम्स ही है। तो लाइसोसोम की रचना में दो भाग हो गए, एक तो इसकी लाइसोसोम की झिल्ली और इसके अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है डेंस ग्रेनुलर सब्सटेंस, जो कि मेनली एंजाइम्स ही होते हैं, क्योंकि एक लाइसोसोम में 30-32 तरह के एंजाइम्स हैं वो देखे जा सकते हैं। अब लाइसोसोम की जो झिल्ली है, अब पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने बताया था कि सेल का जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली बनी या सेल मेम्ब्रेन बनी, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली जो है वो तो प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन है, और सेल के अंदर जिन रचनाओं में जितनी भी झिल्लियाँ हैं वो सारी सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन और सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन ये हो तो दोनों लिपोप्रोटीनस है, और इनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सैंडविच टाइप का होता है, यानी दोनों तरफ प्रोटीन्स की लेयर और बीच में लिपिड की बाइलेयर। तो यहाँ पर भी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, इसका जो मॉडल है या इसका जो अरेंजमेंट है वो भी सैंडविच टाइप का है या पीएलपी प्रकार का है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन प्रकार का है। लेकिन हर ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड्स देखने को मिलेगी, स्पेशल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह इस लाइसोसोम की झिल्ली में दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक तो है इसके अंदर स्टेबिलाइजर प्रोटीन्स, या स्टेबिलाइजर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे इसमें होते हैं लेबिलाइजर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर स्टेबिलाइजर्स नाम से स्पष्ट है, स्टेबिलाइज करना, स्थिर रखना, कांस्टेंट रखना। जिस तरह फ्रिज में स्टेबिलाइजर अपन लगाते हैं, टेलीविज़न में स्टेबिलाइजर लगाते हैं जो कि वोल्टेज की कांस्टेंट सप्लाई रखता है। तो स्टेबिलाइजर लाइसोसोम की झिल्ली के वो मॉलिक्यूल है जो लाइसोसोम को फटने से रोकते हैं, लाइसोसोम को मेंटेन रखते हैं, लाइसोसोम की रप्चरिंग को रोकते हैं, लाइसोसोम को स्टेबल बनाए रखते हैं। और इस कैटेगरी में जो मुख्य मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर एक तो जैसे विटामिन ई, इसका बहुत बड़ा रोल है लाइसोसोम की झिल्ली को रप्चर होने से रोकने के लिए। इसके अलावा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, जबकि लेबिलाइजर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइसोसोम को फटने में सहायता करते हैं। क्योंकि जब भी सेल बूढ़ी हो जाती है, सेल निष्क्रिय हो जाती है, सेल आवश्यकता से अधिक बन जाती है, सेल में डिवीजन रुक जाता है, सेल में एजिंग हो जाती है, उसमें इन कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, कोशिकाओं के आत्महत्या करने वाले थैलों के नाम से भी जाना जाता है। और इस कैटेगरी में मेनली जो आएंगे इसके अंदर जैसे विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है। ये ऐसे विटामिन हैं जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को लूज कर देते हैं, और लूज करते ही क्या होगा, लाइसोसोम की झिल्ली से एंजाइम रिलीज होते हैं और ये एंजाइम डाइजेशन में काम में आते हैं। तो लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक नेचर के हैं, प्रोक्सिसोम में प्रोक्सीडे नेचर के हैं, ग्लाइऑक्सिसोम में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को संपादित करने वाले एंजाइम्स हैं। लेकिन लाइसोसोम के जो सारे एंजाइम हैं वो लाइटिक कैटेगरी के हैं। उनका मेन काम होता है हाइड्रोलाइसिस करना, जल अपघटन करना। और आपको आश्चर्य होगा कि एक सेल के अंदर ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसा कोई स्टफ नहीं है जिसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो। अब लाइसोसोम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगी, बहुरूपता जिसको बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम है वो कई रूपों में मिलता है, कई वेराइटीज़ में मिलता है।
तो लाइसोसोम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी पाई जाती है, और इसमें एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है ये एक तरह का पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, एक तरह की बहुरूपीय रचना है, और इसके अंदर बहुरूपता जो है वो पाई जाती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिस पे लाइसोसोम को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी तो होती है इसमें प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम, और सेकंड जो कैटेगरी है ये कहलाती है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? प्राइमरी लाइसोसोम तो वो लाइसोसोम होते हैं जो गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा बनते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने इस टॉपिक का नाम लिखा था गर्ल सिस्टम, GERL, गर्ल, G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम, और इसको एब्रीविएशन के रूप में गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच प्रोड्यूस लाइसोसोम। तो गर्ल का पूरा टेक्निकल मीनिंग ये है, गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच प्रोड्यूस लाइसोसोम। इट मीन्स लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है उसके अंदर अंतःपर्दवी जालिका का भी रोल है और गोल्जी बॉडीज़ का भी रोल है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और ये राइबोसोम क्या करेंगे, लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं उनका संश्लेषण करते हैं। ये एंजाइम अंतःपर्दवी जालिका में आते हैं, और अंतःपर्दवी जालिका से सिस्टर्नी की उत्पत्ति होती है, और ये सिस्टर्नी फिर वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाती है, और यही वेसाइकल लाइसोसोम के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले जो रचनाएं गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा बनेगी एंजाइम को पैक करके, वो रचनाएं क्या कहलाती है? प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम में सभी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद में दूसरी जगह एंजाइम का संश्लेषण होता है, और वो एंजाइम माइग्रेट करके किसी भी विधि के द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो लाइसोसोम के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। और प्राइमरी लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम्स होंगे वो इनर्ट प्रकार के होते हैं, नेसेंट प्रकार के होते हैं, नवजात प्रकार के होते हैं, निष्क्रिय प्रकार के होते हैं, और सारे एंजाइम प्राइमरी लाइसोसोम्स में नहीं पाए जाएंगे, इसमें एंजाइम बाद में ऐड होता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स आर दोज लाइसोसोम्स which are produced by Golgi body with the help of or with the assistance of endoplasmic reticulum। अब सेकेंडरी लाइसोसोम की जो फॉर्मेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा, मान लीजिए सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस हो रहा है, फैगोसाइटोसिस हो रहा है तो फैगोसोम नामक रचना बनेगी, और फैगोसोम के साथ जब लाइसोसोम अटैच हो जाएगा तो वो रचना फैगोलाइसोसोम के नाम से जानी जाती है, और फैगोलाइसोसोम एक तरह का सेकेंडरी लाइसोसोम है। इसी तरह सेल मान लीजिए कोई तरल पदार्थ को ले रही है, ड्रिंक कर रही है, उस घटना को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, और पिनोसाइटोसिस के दौरान पिनोसोम का निर्माण होता है, और इस पिनोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है तो यह रचना पिनोलाइसोसोम के नाम से जानी जाती है, इसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। इसी तरह कई बार सेल बॉडी हो जाती है, सेल बीमार हो जाती है, सेल की डेथ होने वाली है, उस केस में क्या होगा, लाइसोसोम अपनी खुद की कोशिकाओं के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको खुद को डाइजेस्ट करती है, और उनके डाइजेशन से जो रचना बनेगी वो रचनाएं ऑटोलाइसोसोम के नाम से जानी जाती है। और इस ओवरऑल डाइजेशन के बाद में जो वेस्ट बॉडी जो बच जाती है सेल के अंदर उनको रेजिडुअल बॉडी के नाम से जाना जाता है, और ये रेजिडुअल जो रचनाएं हैं इसको क्रीनोलाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, और क्रीनोलाइसोसोम है वो भी एक तरह की अवशेषी रचना है, एक तरह की वेस्टिजियल रचना है। तो प्राइमरी लाइसोसोम का जब फ्यूजन किसी अन्य मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से जब हो जाता है तो ये रचनाएं सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जानी जाती है, और ये रचनाएं मेनली 4 प्रकार की जैसे पाई जाती है कोशिकाओं में, जिसमें एक तो होगी फैगोलाइसोसोम, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज
phagolysosome. Second structure is pinolysosome. Third type is autolysosome, and fourth structure is residual body. अब इसमें नाम से स्पष्ट है, फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन किससे होगी? फैगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इक्वल टू फैगोलाइसोसोम। इसी तरह पिनोलाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होगी? लाइसोसोम प्लस पिनोसोम इक्वल टू पिनोलाइसोसोम। ऑटोलाइसोसोम में क्या होगा? उसी सेल के खुद के ऑर्गेनेल्स होंगे और वो लाइसोसोम्स के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रचना ऑटोलाइसोसोम के नाम से जानी जाती है। और इनका जब डाइजेशन होता है तो लास्ट में अपशिष्ट रचनाएं बन जाती है। ये अपशिष्ट रचनाएं जो होती है ये रेजिडुअल बॉडी के नाम से जानी जाती है, और लास्ट में इनका भी डाइजेशन होता है जो कि क्रीनोलाइसोसोम के नाम से जानी जाती है, और ये बॉडी के बाहर इजेस्टेड आउट हो जाती है एक्सोसाइटोसिस गतिविधि के द्वारा। ये सभी प्रकार इस डायग्राम में जैसे रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये एक सेल है, एक टिपिकल सेल जिसमें सारे फंक्शन जैसे परफॉर्म होंगे। अब मान लीजिए प्लाज्मा झिल्ली है, ये कोई सॉलिड फूड पार्टिकल्स हैं, और ये कोशिका फूड कप बनाते हुए इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर रह रही है। अब कोई सेल जब सॉलिड पदार्थों को जब ग्रहण करती है तो वो घटना फैगोसाइटोसिस कहलाती है। प्रोटोजोन्स में फैगोसाइटोसिस भोजन ग्रहण करने से संबंधित होती है, लेकिन अपने ह्यूमन के अंदर फैगोसाइटोसिस शरीर की प्रोटेक्शन से संबंधित होती है। तो ये कोशिका बाहर से कोई भी फूड स्टफ है, खाद्य पदार्थ है, इस खाद्य पदार्थ को ये फूड कप बनाते हुए अंदर ले रही है, और इस मेम्ब्रेन की फ्यूजन से ये जो रचना बनेगी ये रचना फैगोसोम कहलाती है। अब इधर इसी कोशिका में गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा लाइसोसोम बन रहा है। अब ये लाइसोसोम जब इस फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा, जब ये लाइसोसोम इस फैगोसोम के साथ संगलित हो जाएगा तो इनके फ्यूजन से, इनके संगलन से जो रचना बनेगी वो क्या कहलाती है? फैगोलाइसोसोम। इसलिए फैगोलाइसोसोम इक्वल टू प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, या फैगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इक्वल टू फैगोलाइसोसोम। तो ये जो रचना है दिस इज फैगोलाइसोसोम। अब इसकी जो सेकंड टाइप है पिनोलाइसोसोम। अब पिनोलाइसोसोम में भी नाम से स्पष्ट है, इसमें कोशिका तरल पदार्थों को ग्रहण करती है। फैगोसाइटोसिस है, उसको बोलते हैं सेल इज फीडिंग या सेल इज एंगल्फिंग, और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल इज ड्रिंकिंग। और पिनोसाइटोसिस में जो रचना बनेगी वो रचनाएं पिनोसोम्स कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे ये जैसे फिगर दिखाया है इसमें, और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस सेल में क्या होगा? चैनल बनेगा, पिनोसाइटोटिक चैनल, और इस पिनोसाइटोटिक चैनल के इस टर्मिनल एंड पर ये गुब्बारेनुमा छोटी छोटी रचनाएं बनेगी। ये रचनाएं पिनोसोम के नाम से जानी जाती है। अब इस पिनोसोम के साथ ये लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा। तो पिनोसोम के साथ जब लाइसोसोम फ्यूज होता है तो ये रचनाएं पिनोलाइसोसोम के नाम से जानी जाती है। तो पिनोलाइसोसोम इक्वल टू पिनोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम, या प्राइमरी लाइसोसोम प्लस पिनोसोम इक्वल टू पिनोलाइसोसोम। तो यहाँ पर सेल में एक तो ये टाइप हो गई फैगोलाइसोसोम, एक ये टाइप हो गई पिनोलाइसोसोम। अब तीसरी जो टाइप है इसमें ऑटोलाइसोसोम। अब इसमें नाम से स्पष्ट है, जो सेल बूढ़ी हो जाती है, जो सेल निष्क्रिय हो जाती है, जिस सेल में डिवीजन रुक जाता है, जो सेल आवश्यकता से ज़्यादा बन चुकी है, जिस सेल का बॉडी में कोई पर्पस नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, उन कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और सेल जब डिस्ट्रॉय होती है तो उसी कोशिका के लाइसोसोम उसी कोशिका के ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डाइजेस्ट करता है। तो सेल के खुद के ऑर्गेनेल के डाइजेशन से जो रचनाएं बनेगी वो रचनाएं क्या कहलाती है? ऑटोलाइसोसोम। और इस फिगर में आप देख रहे हो, ये जैसे
मान लीजिए अंतःपर्दे जाली का है सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जैसे ग्रीन कलर में मैंने दिखाया, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को चारों तरफ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली है, इसको आवृत कर देगी, घेर लेगी। अब इस रचना के साथ आप देख रहे हो लाइसोसोम अटैच हो गया, तो सेल ऑर्गेनेल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम और इसके फ्यूजन से जो रचना बनेगी, ये रचना क्या कहलाती है? ऑटोलाइसोसोम। तो सेल के अंदर फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है, पिनोलाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑटोलाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट है तो इसका डाइजेशन हो जाएगा, लिपिड के मॉलिक्यूल हैं तो डाइजेशन हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हैं तो डाइजेशन हो जाएगा, खुद की सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम में सभी कैटेगरी के एंजाइम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब क्या होगा, इनका डाइजेशन जब होता है तो इन रचनाओं में साइक्लोसिस भी होता है, विशेषकर प्रोटोजोन्स के संदर्भ में यदि आप देखो है, जैसे अमीबा है, मान लीजिए पैरामीशियम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फेगोसोम जो होती है, फूड वैक्यूल से जो फेगोसोम बनती है, वो खाद्य धानी क्या होती है, साइक्लोसिस के द्वारा पूरी सेल में रोटेट होती रहती है। अब ज्यों ज्यों फूड वैक्यूल के अंदर सर्कुलेशन होता है उसमें धीरे धीरे डाइजेशन होता जाता है और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में इन पचे पदार्थों का एसिमिलेशन हो जाता है और लास्ट में जो अपशिष्ट रचना जो बचती है, जिसको वेस्टिजियल बॉडी बोल सकते हैं, जिसको रेजिडुअल बॉडी बोल सकते हैं, इस रेजिडुअल बॉडी कई बार क्या होती है कि सेल के अंदर ही इकट्ठी होती जाती है, सेल के बाहर निष्कासित नहीं होती है। रेजिडुअल बॉडी यदि सेल के बाहर निष्कासित होती रहे तो वो सेल हेल्दी बनी रहती है, उस सेल का जो बायोकेमिकल मेकअप है वो मेंटेन रहता है और उस सेल में रिजुविनेशन होता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अपने ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं, इनके अंदर जितनी भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सेल के बाहर निष्कासित नहीं होता है, इसलिए आदमी की नर्व सेल में ज्यों ज्यों ये वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होगा, नर्व सेल्स की परमिलिटी कम हो जाती है, पारगम्यता कम हो जाती है, और यही कारण है कि जो जो आदमी की आयु बढ़ती है उसकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है, मेमोरी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। और बूढ़े आदमियों की जो नर्व सेल होती है उसके अंदर ये रचनाएं ब्राउन पिगमेंट के रूप में देखी जाती है, ब्राउन कलर के पिगमेंट, जिसको एजिंग पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। और हेल्दी जो बच्चे होते हैं उनकी नर्व सेल्स में एजिंग पिगमेंट नहीं होता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक शॉर्ट में कवरेज। और पॉलीमॉर्फिज्म में एक बार फिर मैं बता दूं, बहुरूपता लाइसोसोम जैसे दो तरह के होंगे, एक तो प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा बनते हैं, और सेकेंडरी लाइसोसोम वो हैं जब प्राइमरी लाइसोसोम सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्रवेश करने वाली स्पेरिकल स्ट्रक्चर के साथ जब फ्यूज हो जाती है तो वो रचना सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जानी जाती है। और सेकेंडरी लाइसोसोम जनरली चार तरह के हैं, फेगोलाइसोसोम, पिनोलाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी। तो ये इसका एक शॉर्ट में इसका स्ट्रक्चरल पार्ट। अब इसके बाद में इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उस पर मैं चर्चा करूँगा, और लास्ट में गोल्जी इस लाइसोसोम के द्वारा संपादित होने वाले कार्य कौन से हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि अब सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, आगे जितने भी ऑर्गेनेल्स आएंगे, उन सभी टॉपिक्स में तीन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा। उस ऑर्गेनेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उस सेल का, उस ऑर्गेनेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, और उस ऑर्गेनेल के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम और लास्ट में फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। तो ये इसका स्ट्रक्चर का पहला पार्ट ये कंप्लीट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइसोसोम। हाँ, अब स्ट्रक्चर के बाद में लाइसोसोम का केमिकल कंपोजिशन क्या है। अभी जैसे मैंने बताया कि लाइसोसोम के अंदर मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है सिवाय कांच को छोड़कर, स्टील को छोड़कर, प्लास्टिक को छोड़कर। ये तीन चीज़ें ज़रूर लाइसोसोम में डाइजेस्ट नहीं होती है। बाकी सेल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका डाइजेशन करने की कैपेसिटी लाइसोसोम में पाई जाती है।
और लाइसोसोम में जो एंजाइम है इसमें भी पूरी रिसर्च हो चुकी है, पूरी अलग से एक बुक है एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम्स हैं उनको मेनली 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी के जो एंजाइम हैं ये कहलाते हैं न्यूक्लियेजेज। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियेजेज। सेकेंड कैटेगरी के जो एंजाइम है ये कहलाते हैं फॉस्फेटेज। तीसरी कैटेगरी के जो एंजाइम हैं ये कहलाते हैं लाइपेजेज। फोर्थ कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं ये कहलाते हैं प्रोटिएजेज। फिफ्थ कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं ये कहलाते हैं ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज। और लास्ट कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं ये कहलाते हैं सल्फेटेज। तो ये 6 मेन डिविजन्स हैं, मेन ग्रुप है लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स के। अब हर ग्रुप में किसी में 3 एग्जाम्पल हैं, किसी में 4 एग्जाम्पल है, किसी में 5 एग्जाम्पल है। तो इतना डिटेल में आपसे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर पीजी लेवल का एक जैसे व्याख्यान बनता है, और इसमें एक अलग से मैं छोटा वीडियो मैं आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगा एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। लेकिन इस एंजाइम का फंक्शंस क्या है वो मैं जैसे यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब जैसे न्यूक्लियेजेज, अब इस कैटेगरी के जो एंजाइम है उसमें नाम से स्पष्ट है कि एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन से संबंधित हैं। अब सेल के अंदर 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए। तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होंगे वो कहलाएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। इसी तरह आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं वो कहलाएंगे राइबोन्यूक्लियेज। अब जितने भी न्यूक्लिक एसिड है उनका जो मेन कंपोनेंट है वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का जब डाइजेशन होगा तो उसमें अंत में 3 कंपोनेंट अपने को प्राप्त होंगे, जिसमें एक तो शुगर होगी, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबो शुगर मिलेगी, आरएनए है तो राइबो शुगर मिलेगी। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड मिलता है और 4 तरह के नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वेनिन, साइटोसिन। आरएनए है तो यूरासिल। तो यहाँ पर न्यूक्लियेजेज जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करता है। फॉस्फेटेज कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं ये फॉस्फोमोनोएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह लाइपेजेज कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं ये लिपिड का डाइजेशन करते हैं, वसाओं का डाइजेशन करते हैं, और इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे उसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड होते हैं उनका फिर आगे चलकर अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह प्रोटीजेज कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। और आप जानते हो कि प्रोटीन के जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो एमिनो एसिड्स होते हैं। तो जितने भी सेल में प्रोटीन्स हैं उनके पाचन के द्वारा एमिनो अम्लों की प्राप्ति होती है। 5th कैटेगरी में ग्लाइकोसाइडेज। अब यहाँ पर भी नाम से स्पष्ट है कि ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, अल्फा टाइप के बॉन्ड हैं। तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को डाइजेस्ट करने में इन एंजाइम का यूज होता है, या शॉर्ट में बोले तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इन एंजाइम्स का यूज है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में मोनोसैकेराइड्स की प्राप्ति होती है। तो जितने भी सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, स्टार्च है, ये डाइजेस्ट होने के बाद में सारे के सारे ग्लूकोज के अंदर या मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और लास्ट का जो एंजाइम है सल्फेटेज, ये क्या करेंगे, सल्फेट एस्टर्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये 6 मेन कैटेगरी है।
लेकिन सभी कैटेगरी के एंजाइम्स यदि आप काउंट करो तो एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और इस पर एक अलग से मैं एक छोटा वीडियो आपके साथ आने वाली दिनों में शेयर करूँगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम। अब इसका जो अंतिम जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम या फिजियोलॉजी ऑफ लाइसोसोम, और ये पार्ट मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का मेन काम है वो तो हाइड्रोलाइसिस ही करना है, लेकिन ये सेल का एक वर्सेटाइल ऑर्गन है, सेल की हेल्थ को मेंटेन करता है। बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा सेल्स बन जाती है, जो सेल डिवाइड होना बंद हो गई, जिस सेल में रेप्लिकेशन रुक गया, उन सभी को ये डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसके एक एक मेन फंक्शन है वो हेडिंग वाइज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में नाम से स्पष्ट है कि जब पाचन की प्रक्रिया सेल के बाहर हो, सेल के अंदर जब पाचन होता है तो वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है, लेकिन सेल के बाहर जब पाचन हो तो वो बाह्य कोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपनी बॉडी में हड्डियों का होने वाला डाइजेशन। अब हड्डियों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। इसमें आप ध्यान रखो, जिन सेल्स के अंत में ब्लास्ट शब्द आता है, इसका मतलब वो सेल अनडिफरेंशिएटेड हैं, वो सेल प्रोजेनाइटर सेल्स हैं और उससे किसी रचनाओं की फॉर्मेशन होती है। जैसे इरीथ्रोब्लास्ट, इसे आगे चलकर इरीथ्रोसाइट बनेगी। फाइब्रोब्लास्ट, इससे आगे चलकर फाइब्रोसाइट बनेगी। मेलेनोब्लास्ट, इससे आगे चलकर मेलेनोसाइट बनेगी। इसी तरह हड्डियों का निर्माण करने वाली जो कोशिका है वो ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानी जाती है। लेकिन इन्हीं हड्डियों को जब डिग्रेड करना हो, इन्हीं हड्डियों को जब डाइजेस्ट करना हो, तो वो सेल कहलाती है ऑस्टियोक्लास्ट। तो अपने स्केलेटल सिस्टम में दो तरह की सेल्स मिलती है, एक तो ऑस्टियोब्लास्ट जो कि हड्डियों की फॉर्मेशन करती है, एक ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन्स को धीरे धीरे डिग्रेड करती है, डाइजेस्ट करती है। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, इसमें लाइसोसोम के एंजाइम सेल के बाहर सीक्रेट होते हैं, सेल के अंदर नहीं एंजाइम, एंजाइम बने और एंजाइम सेल से रिलीज हो गए। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, हड्डियों को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देंगे। उसके अंदर जो भी कैल्शियम डिपॉजिट है, ऑसिन प्रोटीन डिपॉजिट है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन डिपॉजिट है, हड्डियों के अंदर और कोई प्रोटीन्स हैं, उन सभी प्रोटीन्स को ये डाइजेस्ट कर देगी। लेकिन ये पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर हो रही है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जब पाचन की प्रक्रिया सेल के अंदर हो, विद इन द सेल या इनसाइड द सेल, तो इस तरह का जो पाचन होता है ये कहलाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, अंतराकोशिकीय पाचन। अब सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन, पहले वाले पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आपको बताया था कि बाहर से जो भी मॉलिक्यूल एंटर करते हैं वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं, पिनोसाइटोसिस के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। सेल बूढ़ी हो जाती है तो सेल के खुद के ऑर्गेनेल्स भी लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट होंगे। तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है, ये पाचन की परिघटना कई तरह की हो सकती है, जैसे ऑटोफेगी, ऑटोफेगी का अर्थ क्या है, जब लाइसोसोम खुद की सेल को डाइजेस्ट करे, खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करे। इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि ऑटोफेगी में ऑटोलाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। हाँ, एक प्रक्रिया इसमें हो सकती है हिट्रोफेगी,
हिट्रोफैगी में क्या होगा, सेल में बाहर से जो पदार्थ एंटर कर रहे हैं उसका पाचन होता है, या यूँ कहें हिट्रोफैगी के अंदर फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी, हिट्रोफैगी के अंदर पिनोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह एक परिघटना इसमें और होती है क्रीनोफैगी। और क्रीनोफैगी में क्या होगा, इन नॉर्मल पाचन के बाद में कोशिका में जो अपशिष्ट रचना जो बनती है, वेस्टिजियल बॉडी जो बनती है, रेजिडुअल बॉडी जो बनती है, उसके पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है क्रीनोफैगी। अब ये सभी पाचन की प्रक्रियाएं सेल के अंदर संपादित हो रही हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम सेल के बाहर भी पाचन प्रक्रिया को संपादित करता है, सेल के अंदर भी पाचन प्रक्रिया को संपादित करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें हार्मोन सिक्रीशन। अब सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स बनते हैं, जो एंजाइम्स मान लीजिए सेल के बाहर सिक्रीट होने हैं, उनके सिक्रीशंस में लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल है। इसका एक एग्जांपल मैं जैसे आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है मान लो। अब सपोज कोशिका में, बॉडी में जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर थायराइड की लुमेन है, और इस लुमेन के अंदर थायरोग्लोबुलिन भरा हुआ है जो कि बाउंडेड फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, इस फॉलिकल की जो सेल्स हैं, थायराइड फॉलिकल की जो सेल्स हैं, इसके लाइसोसोम एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, इस थायरोग्लोबिन का जो बाउंडेड फॉर्म है इसको ये स्प्लिट कर देते हैं। और स्प्लिट करने से क्या होगा, इसके अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये तो सेपरेट हो जाएगा, और इसमें जो हार्मोन जो होते हैं जैसे T3 हार्मोन है, T4 हार्मोन है, ये अलग हो जाते हैं। और T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं ये अंत में ब्लड के अंदर प्रवेश करेंगे, रक्त धारा के अंदर प्रवेश करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड में जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो फ्री नहीं है, वो बाउंडेड फॉर्म में है। इसमें सबसे पहले MIT बनता है, मोनोआइडोटायरोसिन, फिर DIT बनता है, डाईआइडोटायरोसिन, फिर T3 बनता है, ट्राईआइडोटायरोसिन, फिर T4 बनता है, टेट्राआइडोटायरोसिन। और ये T3 और T4 जो होते हैं ये फिर ग्लोबिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो ये बाउंडेड फॉर्म जो है ये थायरोग्लोबुलिन के नाम से जानी जाती है। और जब भी शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है उसमें ये लाइसोसोम के एंजाइम इस बाउंडेड फॉर्म को सेपरेट कर देंगे और थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा। लेकिन MIT और DIT ये कभी भी रक्त में प्रवेश नहीं करते हैं। ये MIT DIT मिलके फिर T3 बना लेंगे, T3 के साथ एक आयोडीन और जुड़ जाएगी, T4 बन जाएगा। तो बॉडी में हार्मोन का जो स्राव है इसमें लाइसोसोम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, हाँ, अब निषेचन में आप जानते हो कि शुक्राणु में सबसे आगे केंद्र के ऊपर एक्रोसोम नामक रचना होती है। एक्रोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होती है और एक्रोसोम में अंडे की झिल्लियों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसलिए निषेचन की जो प्रक्रिया है वो भी लाइसोसोम के द्वारा संपादित होती है। अपने मनुष्यों के केस में यदि देखें तो फीमेल के अंडे में 3 आवरण है। सबसे बार क्यूमुलस लेयर है, उसके नीचे कोरोना रेडिएटा होती है, उसके नीचे जोना पेलुसिडा होती है, उसके नीचे प्लाज्मा झिल्ली होती है। और शुक्राणु के अंदर भी इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, जैसे हाइल्यूरोनिडेज
ये एंजाइम क्या करेगा, क्यूमुलस लेयर को डाइजेस्ट करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होता है वो कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करता है। स्पर्मोसिन एंजाइम जो होता है वो इसको जोना पैलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। तो अंडे की तीनों झिल्लियाँ एक्रोसोम के द्वारा डाइजेस्ट होती है। ज्यों-ज्यों झिल्ली डाइजेस्ट होती है, शुक्राणु झिल्लियों को भेदते हुए, झिल्लियों को पार करते हुए अंडे के अंदर प्रवेश करता है। तो कोई भी एनिमल्स हो जिसके शुक्राणु में एक्रोसोम यदि पाया जाता है, और एक्रोसोम एक प्रकार का स्पेशल लाइसोसोम है, यो मान के चलो, तो शुक्राणु के लाइसोसोम को एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। इसलिए निषेचन में भी इसका लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, इसके अलावा परिवर्तन से संबंधित जो परिघटनाएं होती है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड, हाँ, ये सारी परिघटनाएं लाइसोसोम के द्वारा संपादित होती है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपसे मैं शेयर करूंगा। जैसे मेंढक में कायांतरण होता है, तो मेंढक में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होता है तो इसके अंदर लार्वल स्टेजेस बनती है, और मेंढक का जो लार्वा है इसको टैडपोल लार्वा के नाम से जाना जाता है। इस टैडपोल लार्वा के अंदर पूंछ है, इसमें आगे जैसे गिल्स है। अब टैडपोल लार्वा का जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये मेंढक के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन टैडपोल लार्वा जब मेंढक में कन्वर्ट होगा, इसकी पूंछ धीरे धीरे गायब हो जाएगी। इसके अंदर आगे वाली टांगें बन जाती है, पीछे वाली टांगें बन जाती है, और पूंछ इसकी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाती है। तो मेंढक के कायांतरण में पूंछ को गायब करने का काम, पूंछ को डिग्रेड करने का काम, पूंछ को डाइजेस्ट करने का काम ये लाइसोसोम के द्वारा संपादित होता है। और यहाँ पर पूंछ का जो डिजोल्यूशन है ये एक प्रकार की ऑटोफैगी की परिघटना है। इसके अलावा स्तनधारियों में डिलीवरी जब होती है, प्रसव क्रिया जब होती है, तो प्रसव क्रिया के बाद में क्या होगा कि फीटल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो गर्भाशय के अंदर ही रह जाती है। इन फीटल मेम्ब्रेन को शरीर के बाहर निष्कासित करने का काम ये भी लाइसोसोम के द्वारा ही संपादित होता है। इसको गाय भैंसों में जेर गिरना भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। गाय भैंसों में डिलीवरी हुई और उसके बाद में बच्चा निकलने के बाद में फीटल मेम्ब्रेन जो होती है वो गर्भाशय से शरीर के बाहर निष्कासित होती है, जिसको जेर गिरना बोलते हैं, आंवल। तो यहाँ पर फीटल मेम्ब्रेन का जो निष्कासन है ये भी लाइसोसोम के द्वारा ही संपादित होता है। इसी तरह इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस है, कीटों के अंदर अंडों से जैसे लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से अडल्ट बनते हैं, तो कीटों में जो मेटामॉर्फोसिस की परिघटना है ये भी लाइसोसोम के द्वारा ही संपादित होती है। इसी तरह अपने मनुष्यों में देखा होगा, छोटे बच्चों में क्या होता है, अंगुलियों के बीच में जाल है। जिस तरह जलीय बतखों के पंजों में जाल होता है पतली झिल्ली का, उस तरह कई बार मनुष्यों के बच्चों में भी क्या जाल होता है। अब मान लीजिए डेवलपमेंट के दौरान लाइसोसोम के एंजाइम यदि सक्रिय नहीं हो, उस केस में क्या होगा, अंगुलियों के बीच का जाल डाइजेस्ट नहीं होता है, और पंजे हैं वो दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई जलीय पक्षी के पंजे हों। तो यहाँ पर अंगुलियों के बीच का जो टिश्यू है ये भी लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट होगा। इसके अलावा और भी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने को देखने को मिलते हैं। अब एक तरफ लाइसोसोम जहाँ बॉडी की हेल्थ के लिए वेरियस टाइप के फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, कई बार क्या होता है लाइसोसोम की ओवर एक्टिविटी, लाइसोसोम यदि आवश्यकता से ज़्यादा सक्रिय भी हो जाए, उस केस में मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां भी डेवलप होती है। तो लाइसोसोम जहां फ़ायदे का सौदा है, एक तरफ ये घाटे का सौदा भी है। तो लाइसोसोम कई तरह की डिजीज़ को भी प्रोड्यूस करता है, और परीक्षा में इसमें कई बार शॉर्ट नोट्स भी आता है, राइट एंड शॉर्ट नोट्स ऑन लाइसोसोम एंड डिजीज़। अब लाइसोसोम से कौन कौन सी बीमारियां डेवलप होती है, इसको मैं हेडिंग वाइज मैं आपसे जैसे शेयर करूंगा। एक तो जैसे ब्लड कैंसर, इसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। अब क्या होगा, ब्लड कैंसर का जो जीन है ये हर आदमी में है, और
अपनी बॉडी में 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम है, उसे ब्लड कैंसर का जीन प्रेजेंट है। लेकिन ये जीन निष्क्रिय रूप में है। जब भी ये जीन सक्रिय हो जाएगा उस व्यक्ति के अंदर ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम 21वें नंबर के क्रोमोसोम पे ब्लड कैंसर का जो जीन है उस जीन को ये सक्रिय कर देते हैं, और ब्लड कैंसर का जीन जब सक्रिय हो जाएगा तो उस आदमी के अंदर ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ब्लड कैंसर के डेवलपमेंट में भी लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आर्थराइटिस ये घुटनों के दर्द की बीमारी है। अब आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो व्यक्ति दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी नाइट्रोजन रिच भोजन, तो उन व्यक्तियों में क्या होता है कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ये यूरिक एसिड सोडियम के साथ मिलकर सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, कोहनी का जॉइंट है, जैसे गोडों की जॉइंट है, इन जॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो लाइसोसोम जो होते हैं एक्टिव होते हैं, लाइसोसोम एक्टिव होते हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं और इनके प्रोडक्ट इन संधियों के ऊपर ही एकत्रित हो जाते हैं। अब आदमी जब भी चलेगा, उठेगा, बैठेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है। तो ये आर्थराइटिस रोग जो होता है वो इस लाइसोसोम की एक्टिविटी के कारण होता है। सिलिकोसिस ये सिलिका से संबंधित है। जो व्यक्ति खदानों में काम करते हैं, सिलिका की खानों में है, जहाँ पर जिप्सम निकलता है, तो ये रफ़ी टाइप की जो मिट्टी होती है, ये क्या होती है, कई बार सांस के द्वारा नाक से होते फेफड़ों में चली जाती है, और सिलिका के चारों ओर एसिड बन जाता है, सिलिसिक एसिड। और ये सिलिक एसिड जो होता है ये क्या करेगा, प्लाज्मा झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ ये सिलिसिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एसोसिएट हो जाता है। अब लाइसोसोम जब एक्टिव होंगे तो ये लाइसोसोम इन सेल्स को डाइजेस्ट कर देंगे, और इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो फेफड़ों की जो कुपिकाएँ होती है, एल्विलाई होती है, उसके अंदर ये धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाती है, और ऐसे में व्यक्ति को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, लास्ट में वो अस्थमा का शिकार हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है। तो यहाँ पर जिन शहरों में आंधी बहुत चलती है, अपने पास में जैसे बीकानेर जो है, बीकानेर के जो आदमी हैं रूरल एरिया में, उनके अंदर सिलिकोसिस की घटना बहुत देखने को मिलती है। इसी तरह तारनगर के पास सावा की तरफ आप चलो तो वहाँ पर जिप्सम की जैसे माइनिंग होता है, ज़मीन में जिप्सम निकलता है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी ये इस तरह की प्रॉब्लम है वो डेवलप हो सकती है। हाँ, इसी से रिलेटेड एक डिजीज और है, एस्बेस्टोसिस। हाँ, अब एस्बेस्टोसिस में भी नाम से स्पष्ट है कि जिस तरह मिट्टी जैसे फेफड़ों में जाती है, उसी तरह फेफड़ों में एस्बेस्टस भी चला जाता है, और एस्बेस्टस के जाने से फेफड़े एकदम हार्ड हो जाते हैं, फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाता है, फेफड़ों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, फेफड़ों से श्वसन लेने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। हाँ, एक डिजीज और है इसमें, एसिडोसिस। एसिडोसिस यानी ब्लड का एसिडिक होना। हाँ, कई बार क्या होता है, लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं ये रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होकर ब्लड के प्लाज्मा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर। अब ब्लड में जब लाइसोसोमल एंजाइमों की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, ब्लड एसिडिक हो जाता है, और उस केस में एसिडोसिस की जो परिघटना है, एसिडोसिस की कंडीशन है, वो डेवलप हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसमें, दैट इज स्टोरेज डिजीज या संग्रह रोग। कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम के कुछ एंजाइम बॉडी में बनते नहीं हैं, वो एंजाइम नहीं बनते हैं तो उस एंजाइम से होने वाली जो उपापचय क्रिया है वो बॉडी में संपादित नहीं होगी, और उसका परिणाम क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो प्रोडक्ट होता है
वो शरीर के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा एकत्रित हो जाता है। अब मान लो अपनी बॉडी में लिपिड का डाइजेशन नहीं हो तो आपकी कोशिकाओं में आवश्यकता से ज़्यादा वसा इकट्ठी हो जाएगी, आवश्यकता से ज़्यादा ग्लाइकोजन इकट्ठा हो गया, आवश्यकता से ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा हो गया। तो सेल में जब मॉलिक्यूल आवश्यकता से ज़्यादा एकत्रित हो जाए, ये परिघटना संग्रह रोग के नाम से जानी जाती है, स्टोरेज डिजीज के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह की सैकड़ों बीमारियां मनुष्यों के अंदर पाई जाती है। इसमें कुछ डिजीज है वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे फ्रुक्टोसाइडोसिस। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है ये कहलाता है अल्फा फ्रुक्टोसाइडेज। इसी तरह मेनोसाइडोसिस, इसके लिए उत्तरदायी जो एंजाइम है ये होता है अल्फा मेनोसाइडेज। एक डिजीज है इसमें सेन फिलिपो सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी जो एंजाइम है वो होता है हिपेरिन एन सल्फेटेज। हिपेरिन एन सल्फेटेज। एक डिजीज है क्रेबे डिजीज। क्रेबे डिजीज या क्रेबे सिंड्रोम, इसके लिए उत्तरदायी जो एंजाइम है वो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। एक डिजीज है टॉय-सैक डिजीज। टॉय-सैक डिजीज, इसके लिए उत्तरदायी एंजाइम है हेक्सोज एमिनिडेज ए। हेक्सोज एमिनिडेज ए। हाँ, एक डिजीज और है गाउचर डिजीज। हाँ, ये डिजीज आजकल शहरी लोगों में बहुत देखी जाती है और इसके लिए उत्तरदायी एंजाइम होता है बीटा ग्लूकोसाइडेज। बीटा ग्लूकोसाइडेज। एक डिजीज और है पॉम्प्स डिजीज। इसके लिए भी उत्तरदायी एंजाइम है बीटा ग्लूकोसाइडेज। और एक डिजीज और मैं शेयर करूंगा, दैट इज वॉलमैन डिजीज या वॉलमैन सिंड्रोम। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है दैट इज एसिड लाइपेजेज। तो लाइसोसोम जहाँ एक तरफ फायदे का सौदा है, बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करता है, कई बार इसकी ओवर फंक्शनिंग के कारण, इसकी ओवर एक्टिविटी के कारण ये बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ब्लड कैंसर लाइसोसोम के कारण होता है, आर्थराइटिस लाइसोसोम के कारण होता है, सिलिकोसिस लाइसोसोम के कारण होता है, एस्बेस्टोसिस लाइसोसोम के कारण होता है, एसिडोसिस लाइसोसोम के कारण होता है। और कई बार लाइसोसोम का एंजाइम नहीं बने उस केस में संग्रह रोग भी हो जाते हैं। और स्टोरेज डिजीज में क्या होगा, बॉडी के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो गया, आवश्यकता से ज़्यादा वसा इकट्ठी हो गई, आवश्यकता से ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड इकट्ठा हो गया, आवश्यकता से ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा हो गया। उस कंडीशन में ये स्टोरेज डिजीज है वो पैदा हो जाती है। और कई बच्चों को आपने देखा होगा उसमें वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे मोहल्ले में है हमारी कास्ट के उनका वज़न 150 kg के आसपास है। अब वो वज़न करने की दवाइयाँ ले रहे लेकिन
कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में आवश्यकता ज़्यादा अकोमुलेशन हो गया और अकोमुलेशन होने से बॉडी का वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक नट सेल में आज का ये व्याख्यान अपना स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम और फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। अब 4 माइक्रोबॉडीज और है, ये मैं आपसे नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे मैं शेयर करूँगा, जिसमें पेरोक्सिसोम है, इसके अंदर पेरोक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम है, इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है और ये विशेषकर पादप कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा ये क्लैथरिन वेसाइकल्स हैं। तो 4 माइक्रोबॉडीज़ अभी हो रहे हैं, ये मैं अगले व्याख्यान में आपसे मैं शेयर करूँगा। और इसी के साथ आपने व्याख्यान ये ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हाईली थैंकफुल टू यू, and on behalf of my zoology department, on behalf of my Loya College, I am highly thankful to you, highly grateful to you. Have a good day, have a great day. Thank you very much.